मैं डॉक्टर मंजू कंछल, एसोसिएट प्रोफेसर, मीरा गर्ल्स कॉलेज, बीए पार्ट 3, हिस्ट्री पेपर 2, टॉपिक 5, उपनिवेशवाद की शुरुआत का हमने पूर्व में कारण और उद्देश्यों का अध्ययन किया। आज हम लेंगे कि उपनिवेशवाद की जो शुरुआत पुर्तगाल और स्पेन से हुई, तो पुर्तगाल और स्पेन ने किन किन स्थानों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए और उन उपनिवेशों के कारण उन्हें किन किन लाभों की प्राप्ति हुई और किस प्रकार से उन्होंने बस्तियां अपनी कायम की और इसमें किन राजकुमारों ने, किन शासकों ने अपना योगदान प्रदान किया। इस विस्तारवादी नीति में, उपनिवेशवादी नीति में सबसे पहले हम पुर्तगाल की विस्तारवादी नीति का अध्ययन करेंगे। और पुर्तगाल की विस्तारवादी नीति का अध्ययन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पुर्तगाल में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं, ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण सबसे पहले पुर्तगाल ने ही उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ किया। तो इतिहासकारों के विवरण से जो हमें कारण प्राप्त होते हैं, उसमें सबसे पहला कारण जो उनके द्वारा बताया जाता है वो है पुर्तगाल की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। आप पीपीटी को देखकर इसको समझ सकते हैं कि पुर्तगाल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं वो उपनिवेशवाद के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। अब किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती थी? यूरोप का ये जो देश है पुर्तगाल, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यह देश महासागर के किनारे पर बसा हुआ है। आपको यूरोप का नक्शा देखना है और यूरोप के नक्शे में पुर्तगाल को वाच करना है, ढूंढना है, और उसमें आप ये देखेंगे कि नक्शे में एक छोटा सा देश पुर्तगाल आपको दिखाई देगा और वह महासागर के किनारे पर बसा हुआ है। और इसके पास इस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से लंबा समुद्री तट है, जिसने यहाँ के लोगों को, जब बस्तियाँ किनारे पर बसती हैं महासागरों के, तो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका कार्य होता है, जीविका उपार्जन का जो कारण होता है, वो होता है मछली पकड़ना और उसको निर्यात करना और भोजन में उसे शामिल करना। तो जो पुर्तगाली थे उन लोगों का, चूँकि वो समुद्री तट के किनारे पर रहते थे, तो मछली पकड़ने में इन लोगों को इन्होंने निपुण बना दिया। अब मछली पकड़ने के लिए उनको समुद्री यात्राएं भी करनी पड़ती थी, तो ये दोनों ही कामों में निपुण हो गए। तो एक प्रमुख जो पुर्तगाल का उपनिवेशवादी विस्तार का कारण था वो था यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुकूल होना। दूसरा जो कारण था वह था व्यापारिक वर्ग का समृद्ध होना। जो वहाँ का व्यापारी वर्ग था वो बहुत धनी वर्ग था, और चूँकि उसके पास बहुत धन था और उस धन के माध्यम से वह व्यापार करने के लिए, उत्पादन करने के लिए अपने संसाधन जुटा पाया। और दूसरे देशों से जब अधिक संसाधन उसके पास मौजूद रहे, धन मौजूद रहा, तो उस धन का उपयोग करने के लिए उन्होंने अन्य विश्व के देशों से, पूर्वी देशों से व्यापार करने की योजना भी बनाई। तो अधिक धन होने के कारण भी, व्यापारियों का अधिक समृद्ध होने के कारण भी उन्होंने उपनिवेशवादी को, नीति को अपना एक मोटो बनाकर रखा, उद्देश्य बनाकर रखा। तीसरा जो कारण पाया जाता था वह था कि यहाँ के जो व्यापारी थे वो सामंती हस्तक्षेप से मुक्त थे। इसके पूर्व में इस पेपर में सबसे पहला टॉपिक जो आपका था वो था सामंतवादी व्यवस्था, और उसमें हमने संपूर्ण यूरोप में और भारत में सामंतवादी व्यवस्था का अध्ययन
किया था और जानकारी प्राप्त की थी, और लंबे समय तक संपूर्ण विश्व में ये सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान रही, जिसने व्यापारियों का शोषण किया। आर्थिक दृष्टि से जमींदारों ने, सामंतों ने लाभ की प्राप्ति की और व्यापारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन पुनर्जागरण काल तक आते आते धर्म सुधार आंदोलन के बाद इन व्यापारियों और शासकों के बीच में मेलजोल बढ़ा और राजाओं को इन्होंने धार्मिक धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सहयोग प्रदान किया, और इसी कारण सामंतवादी व्यवस्था यूरोप में और अन्य देशों में शिथिल इस काल तक आते आते हो चुकी थी। तो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग था वह इस सामंती हस्तक्षेप से मुक्त हो चुका था। अब वह अपने अनुसार व्यापार कर सकता था और लाभ कमा सकता था। इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था पुर्तगालियों का उपनिवेशवाद के विस्तार का, वो था कि यहाँ के जो शासक थे वह उदार थे और साहसी प्रवृत्ति के थे, और यहाँ के शासकों ने इन व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें विभिन्न प्रकार के संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराईं, जिससे कि ये पूर्वी देशों के मार्ग की ओर जाने वाले नए जल मार्गों की खोज कर सकें और मुसलमानों को जो आवागमन शुल्क प्रदान किया जा सकता है उससे ये बच सकें। और इसके अलावा शासकों का एक और इनके पीछे उद्देश्य पाया जाता था कि ये इटली के जो व्यापारियों का पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार पाया जाता है, उस एकाधिकार को समाप्त कर सके और तुर्कों से अपनी पवित्र भूमि को और उनके नियंत्रण को समाप्त कर सकें और उनको कमज़ोर बना सकें। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पुर्तगाल के जो शासक थे वो काफ़ी उदार थे और उन्होंने विभिन्न कारणों से व्यापारियों को इन उपनिवेशवादी विस्तारवादी नीति में सहयोग प्रदान किया और उनके सहयोग से ही ये आगे बढ़ पाए। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित होता है कि ये जो उपनिवेश स्थापित किए गए उनमें किन शासकों ने क्या योगदान प्रदान किया और इस विस्तार का प्रारंभ किन शासकों के शासनकाल में हुआ। इस पुर्तगाली विस्तार का जो प्रारंभ है, तो आप स्टूडेंट्स अब जो अध्ययन करेंगे वह यूरोप के, अफ्रीका के विभिन्न देशों के ऐसे नाम आपको याद करने पड़ेंगे जहाँ पर इन व्यापारियों ने अपनी बस्तियाँ कायम की, और ये आपको जब तक याद नहीं होंगे, जब तक आप इसको गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं दे पाएंगे। आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप में उपनिवेशवादी विस्तार का प्रारंभ जिन देशों से हुआ उसका वर्णन कीजिए, और उसमें आप पुर्तगाल, स्पेन, अंग्रेज और फ्रांसीसी इनके बारे में आप लिखेंगे। तो उसके लिए आपको इसका गहराई से अध्ययन करना होगा। और अब मैं जो आपको बताऊंगी वो साथ में शासकों के साथ में और खोजकर्ताओं के साथ में यूरोप के और पूर्वी देशों के विभिन्न नामों के साथ में हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और आपको मैं बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि पुर्तगाली विस्तार का प्रारंभ पुर्तगाल के किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो उसमें उस शासक का नाम है, उस राजा का नाम है जॉन प्रथम। यानी याद रखिए, जॉन प्रथम के शासनकाल में सबसे पहले पुर्तगाल का विस्तार या उपनिवेशवाद की शुरुआत की गई। और कहा जाता है कि
उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का जो समुद्र तट है, उस समुद्र तट के किनारे किनारे एक शक्तिशाली मुस्लिम समुदाय निवास करता था और इसी कारण इन पुर्तगालियों का जो लक्ष्य था कि वह मुस्लिम नियंत्रण को समाप्त करें, तो उसकी तरफ पहला कदम हम इसको कह सकते हैं। और उसमें उन्होंने 1415 ईस्वी में सबसे पहले सेओटा के दुर्ग पर आक्रमण किया। ये सेओटा कहाँ है? ये अफ्रीका का जो समुद्र तट है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का, उसके किनारे पर एक दुर्ग पाया जाता है जिसे कि सेओटा के दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। और यह सेओटा का दुर्ग जो है वह यहाँ के बंदरगाह और नगर की रक्षा करने का काम करता है। अब कहा जाता है कि ये जो दुर्ग है और ये जो नगर और बंदरगाह है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यानी भूमध्य जो महासागर है, इसकी कुंजी सोवेटा दुर्ग को माना जाता है। अब जॉन प्रथम का जो उद्देश्य था वो ये था कि मुसलमानों का जो ये बंदरगाह है, सोवेटा बंदरगाह, इसको नष्ट करना और स्थायी रूप से इस दुर्ग पर अधिकार जमाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसी कारण उसने एक समुद्री अभियान इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा और उसने पुर्तगाल की विस्तार की संभावनाओं को पूरी तरह से खोल दिया और यहाँ पर सेओटा दुर्ग पर पुर्तगाल का अधिकार स्थापित हो गया। फिर इसके बाद पुर्तगाली विस्तारवाद में दूसरी जो बस्ती रही या दूसरा जो स्थान रहा वह था मोरक्को। और कहा जाता है कि मोरक्को पर मुसलमान अधिकार स्थापित कर सकते थे क्योंकि भूमध्य सागर में एक द्वीप था। ये भूमध्य जो महासागर अफ्रीकी उत्तर पश्चिमी तट पर पाया जाता था, वहाँ पर एक द्वीप था जिसका नाम आपने सुना होगा, जिब्राल्टर। इस द्वीप पर कहा जाता है कि मुसलमान अधिकार करना चाहते थे और इसी कारण कहा जाता है कि पुर्तगाल ने इस पर अधिकार करने की योजना बनाई और यहाँ से अगर उनका अधिकार हो जाता है इस पर, तो उनको दास व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो सकती थी। और इसी कारण इन्होंने, विस्तारवादियों ने, दूर दूर के द्वीपों पर जाकर अपनी बस्तियां बसाई और उसमें से एक द्वीप जो महत्वपूर्ण, मैंने पहले भी आपको बताया था, 1420 ईस्वी में मदिरा द्वीप, और इसी समय कैनरीज द्वीप पर इन्होंने अपनी बस्तियां बसाकर अपने विस्तारवाद की नीति को परिलक्षित किया और इसमें इन्होंने पूरी तरह से सफलता प्राप्त की। और इसके बाद 1430 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा अजोरस द्वीप पर अपनी बस्ती बसाई गई। इस प्रकार से ये प्रथम प्रयास शासक राजा जॉन प्रथम के शासनकाल में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद जॉन प्रथम की मृत्यु हो गई और जॉन प्रथम की मृत्यु के बाद 1394 ईस्वी में एक नए शासक ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की और उसका नाम है राजकुमार हेनरी, जिसका सबसे अधिक योगदान इस उपनिवेशवाद में रहा और उसको इतिहास में हेनरी दी नेविगेटर भी कहा जाता है। इतिहास में उसे किस नाम से पुकारते हैं? हेनरी दी नेविगेटर, यानी जल शक्ति को बढ़ाने का प्रमुख
बढ़ाने वाला प्रमुख शासक इसे इतिहास में कहा जा सकता है। कहा जाता है कि जल मार्गों की और भौगोलिक अभियानों की भौगोलिक खोजों में राजकुमार हेनरी की बहुत अधिक रुचि थी। जब राजकुमार हेनरी युवक थे, युवावस्था में थे, तो कहा जाता है कि उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध धर्म युद्ध का नेतृत्व भी किया था। यानी वो शुरू से ही राजकुमार हेनरी का जो उद्देश्य था वो था मुसलमानों को मिटाना और धर्म युद्ध में जो उनको पराजय प्राप्त हुई थी उसको भी समाप्त करना और उनके स्थानों पर अधिकार स्थापित करना। फिर उसके बाद में इस कार्य के बाद में राजकुमार हेनरी ने अपने जीवन का जो शेष भाग था वो पूरी तरह से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही बिताया और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने भौगोलिक अभियानों का आयोजन किया और उसमें काफ़ी सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किया। यानी हेनरी का पहला प्रयास ये रहा कि मुसलमानों के उद्देश्यों को समाप्त करना। दूसरा उनका था कि भौगोलिक अभियानों के सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति करना। अब दूसरा जो उद्देश्य उनका था सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, वो किस प्रकार से उन्होंने किया, इसके बारे में जो हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि भौगोलिक जानकारी तथा सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन करना। पहला काम तो ये किया कि जो भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त करना, उनके सिद्धांत क्या होते हैं उनका अध्ययन करना। और इसके बाद उन्होंने तीसरा काम ये किया कि जो समुद्री यात्राएं एक देश से दूसरे देश में की जाती हैं उसके नक्षत्र ज्ञान के आधार पर गणनाएं करना, तालिकाएं बनाना, सारणियाँ बनाना, जिससे कि उस ज्ञान का बोध नाविकों को कराया जा सके। यानी जब तक नाविकों को समुद्री ज्ञान का, नक्षत्रों का, गणिकाओं का ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं करवाया जाएगा तब तक उन्हें यात्राएं करने में सफलताएं प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसके बाद हेनरी ने तीसरा जो काम किया वो किया कि नए डिजाइन के बड़े जहाज बनवाए और उन जहाज़ों में आग्नेय अस्त्रों, तोपखानों से उन जहाज़ों को सुसज्जित करने का काम किया, जिससे कि अगर कोई समुद्री लुटेरे जहाज़ को लूटने का प्रयास करें तो उनका मुकाबला किया जा सकता है। यानी इन सारे सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने का राजकुमार हेनरी का जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, व्यापार में मुनाफा कमाना और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना हेनरी का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। इसके अलावा एक और जो उनका प्रमुख उन्होंने कार्य किया, राजकुमार हेनरी की उपलब्धियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पहला यह है उपलब्धियों में कि उन्होंने नवीन जानकारियां भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त करने के बाद जहाज़ों को लुटेरों से सामना करने के लिए सुसज्जित करने का, व्यापार पर एकाधिकार करने की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना। दूसरा उनका जो कार्य था वो था दास व्यापार को बढ़ाना। और हम देखते हैं कि अफ्रीका की जो जाति थी, जनजाति जो थी, वो आदिवासी थी और उनको किसी भी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति से दूर हम रख सकते हैं। तो इसी कारण
जो उपनिवेशवाद के विस्तार का प्रयास किया गया अफ्रीका की तरफ से किया गया। और कहा जाता है कि बेजाडोर का अंतरिम पश्चिमी अफ्रीकी जो तट है उसका एक सीमा चिन्ह माना जाता था। यानी पश्चिमी अफ्रीका का जो समुद्र तट है उसमें बेजाडोर का द्वीप था, वो उसका सीमा चिन्ह उनको बांटने का काम करता था। और कहा जाता है कि यहाँ की समुद्री यात्रा करना बहुत ही कठिन था और जो भी नाविक यहाँ की यात्रा करता था तो इसको पार करने में बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन राजकुमार हेनरी की उपलब्धि इस दृष्टि से भी हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उन्होंने 1434 ईस्वी में इस बाधा को पार करने में नाविकों को प्रोत्साहित किया और वहाँ पहुँचने के बाद पुर्तगाली जहाज़ों ने वहाँ से जो गुलाम बंदी बनाए गए थे, अफ्रीकी दास जो बंदी बनाए गए थे, उसका व्यापार शुरू किया। तो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो राजकुमार हेनरी की थी वो दास व्यापार का प्रारंभ करना। और कहा जाता है कि वहाँ पर हेनरी ने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया और वहाँ पर एक माल गोदाम बनाने का आदेश भी दिया। और इस प्रकार से उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये कहा जाता है कि इस प्रकार विदेशी भूमि पर पहला एक यूरोपीय कारखाना इनके द्वारा हेनरी के द्वारा स्थापित करवाया गया। तो इतिहास में इस रूप में भी राजकुमार हेनरी को याद किया जाता है। और कहा जाता है कि 1455 ईस्वी तक हर साल 1000 दासों का आयात अफ्रीका से पुर्तगाल किया जाता रहा। और ये जो दास जिनको आयात किया गया था उन्होंने पुर्तगाल पहुंचने के बाद अपनी मेहनत से वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया और सरसब्ज बनाया। तो ये बहुत दास व्यापार इनका बहुत ही लाभदायी रहा। और मदिरा और एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि मदिरा और अन्य द्वीपों में भी इन दासों को भेजा गया और वहाँ पर भी इनकी भूमि को और खेतों में काम करवाना और शक्ति का उपयोग करने का कार्य किया गया। और इन पुर्तगालियों की जो अर्थव्यवस्था रही, इस अर्थव्यवस्था में दासों का भारी योगदान रहा। इसके बाद तीसरी उपलब्धि यदि राजकुमार हेनरी की हम देखें तो उनका तीसरा स्वरूप जो था वो था धार्मिक स्वरूप। पहला भौगोलिक स्वरूप रहा, दूसरा आर्थिक स्वरूप रहा और तीसरा रहा उनका धार्मिक स्वरूप। और इसमें उन्होंने कहा जाता है कि ईश्वरीय अनुग्रह की घोषणा भी पोप से करवा ली। यानी पोप को प्रभावित करने के बाद जो अफ्रीकी खोज इन्होंने की, उन समस्त लोगों के प्रति पोप के मन में ये भावना बैठाई कि ये ईश्वर के अनुग्रह से, उनकी अनुकंपा से धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पर गए हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अफ्रीका में जो आदिवासी जाति थी उनको हब्सी कहते थे। यानी ये बहुत ही लंबे चौड़े होते थे, बिल्कुल काले होते थे और सभ्यता और संस्कृति का दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं पाया जाता था। तो यहाँ पर यहाँ के धर्म प्रचारकों ने पहुंचकर इन हब्सियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने का कार्य किया। और इस आधार पर उन्हें उनका राजकुमार हेनरी का एक धार्मिक स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। चौथी उपलब्धि जो हमें राजकुमार हेनरी की प्राप्त होती है वह है अफ्रीका में व्यापार का अधिकार प्राप्त करना। और अफ्रीका के पश्चिमी तट से इन्होंने ये एकाधिकार प्रारंभ किया जो कि अभी तक बिल्कुल अज्ञात
माने जाते थे, जिनकी कि किसी को भी यूरोपीय देशों में जानकारी प्राप्त नहीं थी। उनको इन्होंने खोजा पुर्तगालियों ने, और यहाँ पर अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया, और यहाँ एक संगठित व्यापक स्थानीय दास व्यापार शुरू हुआ। और यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का व्यापार हुआ उसको हम लेंगे कि कौन सी चीज़ें यहाँ की प्रसिद्ध मानी गई। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि काली मिर्च यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प व्यापारिक दृष्टि से कहा जा सकता है। काली मिर्च के बाद में दूसरा था हाथी दाँत, जो कि यहाँ से इनको व्यापार के रूप में प्राप्त हुआ। तीसरा जो व्यापारिक एकाधिकार इनका यहाँ पर स्थापित हुआ वह है, यहाँ पर इनको सोने की खानें प्राप्त हुई, और जिससे इन्होंने महत्वपूर्ण व्यापार प्रारंभ किया। तो उपनिवेशीकरण की दिशा में एक किसी धातु की उपलब्धि होना ये एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ कहा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये 4 उपलब्धियों के रूप में राजकुमार हेनरी का योगदान पुर्तगाल के उपनिवेशवाद के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण रहा। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के उपनिवेशवाद के विस्तार में क्या योगदान रहा, वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको ये सारे आप में इनके द्वारा किए गए कार्यों का, उपलब्धियों का लेखा जोखा आपको लिखना पड़ेगा। 1460 ईस्वी में इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई और राजकुमार हेनरी की, और उनकी मृत्यु के बाद लंबे वर्षों तक ये जो काम की प्रारंभ हुआ था यह कमज़ोर पड़ गया। और उसके बाद 1481 ईस्वी में, यानी 21 साल के बाद, आप देखेंगे कि पुर्तगाल में तीसरा ऐसा शासक रहा जिसका नाम था जॉन द्वितीय, और उसने फिर इन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो अब हम लेंगे जॉन द्वितीय के शासनकाल में पुर्तगाल विस्तार किस प्रकार से हुआ और उसने क्या योगदान प्रदान किया। और उसमें उनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा वह था कि गोल्ड कोस्ट के किनारे, यानी अफ्रीका में एक किनारा है जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले इस शासक के शासनकाल में, जॉन द्वितीय के शासनकाल में, इस कोस्ट के किनारे पर एल्मिना में एक किला बनवाया गया, और इस किले को बनवाने के बाद यहाँ से प्राप्त होने वाले सोने का व्यापार जो था वो इस किले से किया जाने लगा। यानी यह किला स्वर्ण व्यापार का सबसे बड़ा समृद्ध केंद्र बना। ये इस पुर्तगाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। फिर जॉन द्वितीय ने इसको आगे बढ़ाने के लिए समुद्री यात्राओं पर खोजियों को भेजा, और उन्होंने एक जहाजी बेड़ा जो गया वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे चलता चलता दक्षिणी छोर तक पहुंच गया। और वहां जाने के बाद इन खोजकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होती है, और वो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आशा अंतरीप की खोज, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जिसको पुकारा जाता है, और यह बाद में इसने महत्वपूर्ण रूप से अन्य नाविकों का भी मार्ग प्रशस्त किया। जॉन द्वितीय के शासनकाल की ही एक और उपलब्धि पाई जाती है, वो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा अपने साथियों के साथ और हथियारों के साथ सामान से लेकर
पूर्वी देशों की या पूर्वी द्वीपों की खोज में निकला। और वो कहा जाता है कि सीधा वो कहाँ पहुँच गया, 1498 ईस्वी में, आप सभी को याद होगा, भारत के प्रसिद्ध कालीकट बंदरगाह पर वह पहुँच गया। और कहा जाता है कि जब वो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा तो यहाँ पर हिंदू शासकों ने, जो कि अरब के शासकों के साथ व्यापार कर रहे थे, उन्होंने इनको पसंद नहीं किया। और कहा जाता है कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा 60 गुना अधिक कीमत का माल, काली मिर्च का, दालचीनी का, अपने जहाज में लाद कर अपने देश यानी स्वदेश लौटा। और कहा जाता है कि पहली बार, इसका महत्व क्यों है, इस यात्रा का महत्व क्यों है, वास्को डी गामा की यात्रा का महत्व इसलिए पाया जाता है कि उसने पहली बार जल मार्ग के माध्यम से भारत आने का मार्ग खोजा। इस दृष्टि से इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है। और इससे दूसरा उसको लाभ क्या प्राप्त हुआ, पुर्तगाल को दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इटली के वेनिस नगर का जो एकाधिकार पूर्वी देशों पर पाया जाता था वो अब समाप्त हो गया। और तीसरा उसका लाभ ये पाया जाता था कि अरब व्यापारियों की जो मध्यस्थता यूरोपीय देशों के पास थी वो भी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्को डी गामा ने जॉन द्वितीय के शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान उपनिवेशवाद के विस्तार में प्रदान किया। फिर इसके बाद जॉन द्वितीय ने काओ नाम के एक नाविक को एक अन्य अभियान के लिए भेजा, प्रोत्साहित किया। और उसने काओ ने कांगो के मुहाने की खोज की, यानी एक और नई खोज हुई जिसको कि कांगो का मुहाना कहा जाता है, जिसे हम कांगो के बेसिन के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जॉन द्वितीय के शासनकाल में भी पुर्तगाल में उपनिवेशवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी गई। अब इन जो ये समुद्री मार्गों की खोज हुई, जो ये समुद्री व्यापार हुआ, इसका लाभ पुर्तगाल को क्या मिला? अगर हम इस लाभ की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ हुआ उससे पहला लाभ ये है कि आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई। और अब ऐसा कोई हिंद महासागर में जहाज नहीं था जो कि इस प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके, पुर्तगाली तोपों का सामना कर सके और उनके व्यापार को चैलेंज कर सके। तो इसके बाद कहा जाता है कि 1500 ईस्वी में केब्राल के नेतृत्व में कोचीन में एक कारखाना स्थापित किया। ये कोचीन का है, भारत में था, और कोचीन में इन्होंने एक कारखाना स्थापित किया और यहाँ से अरब व्यापारियों को पराजित उसने कर दिया। और इसके बाद 1509 ईस्वी में कहा जाता है कि गुजराती समुद्री बेड़े को परास्त करके इन्होंने एशिया में अपना स्थान बनाया और ऐसे नाविक अड्डे यहाँ पर स्थापित किए बीच बीच में समुद्र के, जिससे कि आवश्यकता होने पर इनको जहाज़ों को रसद सामग्री उपलब्ध हो सके और जहाज़ों की मरम्मत का काम स्थापित किया जा सके, यानी मरम्मत का काम किया जा सके। फिर 1510 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, जॉन द्वितीय के ही शासनकाल में गोवा पर इनका अधिकार हो गया। और गोवा पर अधिकार होने के बाद इन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए भारत में एक विक्रय की मंडी भी स्थापित की। और कहा जाता है कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर
एक और नवीन बंदरगाह को भी इन्होंने खोजा, जिसे इतिहास में हारमुस के बंदरगाह के नाम से पुकारा जाता है। और इस प्रकार से पश्चिमी सीमांत को अपने नियंत्रण में लेने में यह पुर्तगाल वासी कामयाब हुए। ये तो रहा इनका अफ्रीका और भारत पर अधिकार। अब इसके बाद में पूर्व की तरफ पुर्तगाल ने अपना विस्तार करना प्रारंभ किया और उसमें सबसे पहला ध्यान इनका गया श्रीलंका की तरफ। और यहाँ श्रीलंका में इन्होंने बंगाल की खाड़ी से होकर जाने वाले व्यापार को नियंत्रित करना प्रारंभ किया और यहाँ पर पूर्वी देशों की तरफ इन्होंने कई अड्डे स्थापित किए और उन अड्डों की सहायता से इन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया। 1511 ईस्वी में इसके बाद पूर्व की तरफ मलक्का पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया और जैसे ही मलक्का पर इनका अधिकार हुआ उसके बाद पूर्व की तरफ मार्ग इनका खुल गया। और 1513 ईस्वी में इसके बाद कैंटन पर पुर्तगालियों का जहाज पहुंचा, जो कि चीन के साथ व्यापार करने का मार्ग इनका महत्व जोड़ने का, व्यापारिक संबंध जोड़ने का इनका प्रयास रहा। इसके बाद कहा जाता है कि टेरेंटेन में एक था स्थान जिसका नाम था टेरनेट। टेरनेट में इन्होंने एक गोदाम बनाया किले की शक्ल में और वहाँ पर लौंग को संग्रह किया जाने लगा। तो काली मिर्च, लौंग, इनके कारखाने इन्होंने स्थापित किए, माल गोदाम यहाँ पर इन्होंने स्थापित किए। अरबों को परास्त करके सारे व्यापार पर अधिकार इन्होंने अपना स्थापित कर लिया, जिससे कि पुर्तगालियों को दोहरा लाभ प्राप्त हुआ। कैसे दोहरा लाभ प्राप्त हुआ कि एक तो जो उनके प्रतिद्वंदी थे अरब व्यापारी, वो बिल्कुल समाप्त हो गए और अब उनका डर इनके लिए समाप्त हो गया और किसी भी सागर, भूमध्य सागर या किसी अन्य सागर में ये बेरोक से व्यापार कर सकते थे। दूसरा इनको लाभ हुआ कि कालीकट और कोचीन के जो बंदरगाह थे, जो कि भारतीय राजा उनसे आतंकित थे, धीरे धीरे पुर्तगालियों से इनके मैत्रीपूर्ण संबंध बने और इन्होंने साझा रूप से अपने व्यापार को हुगली नदी के समुद्री किनारे से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और विभिन्न कारखाने स्थापित किए, गोदाम स्थापित किए। और इसके बाद इन्होंने गोवा, भारत में गोवा, दमन, दीव, सालसेट, बसिन, बॉम्बे, इन सभी स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और न केवल नियंत्रण स्थापित किया बल्कि इन्होंने तीसरा काम जो किया वो था यहाँ पर अपनी बस्तियाँ भी स्थापित की। और इन बस्तियों में इन्होंने व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ की जो सरकार थी वो कितनी उदार और कितनी सहयोगी थी, इसका उदाहरण ये हम ले सकते हैं कि जब पूर्वी देशों में भारत पर पुर्तगालियों का अधिकार स्थापित हो गया, दमन, दीव, गोवा, सालसेट, बसिन, बॉम्बे, तो इन सब पर बस्तियां बसाने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना एक प्रशासकीय गवर्नर नियुक्त किया और वो स्थायी रूप से ये गवर्नर भारत में रहने लगा। और इनका काम, गवर्नर का, ये निश्चित किया गया कि ये पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित करेंगे। और इसमें जो प्रथम गवर्नर जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा उसका नाम है अल्बुकर्क करके उसका नाम है, जिसने कि यहाँ पर भारत में पुर्तगाली प्रभाव को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य उसने किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में और स्थानों पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। उसमें बीजापुर को ले सकते हैं, हम मलक्का द्वीप को ले सकते हैं और यहाँ पर भी अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने का इन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम उपनिवेश
वाद को स्थापित किया और अफ्रीका और भारत के विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये था आपके पुर्तगाल में पुर्तगाल विस्तार, औपनिवेशिकवादी विस्तार। अब हम लेंगे स्पेनी विस्तार, और यह हम तीसरी वीडियो में लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक्स, धन्यवाद। और इसका एक क्विज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आपको आंसर देना है। थैंक यू। अरे टुन्नू, टुन्नू, अरे एक बार चेक कर लेना टुन्नू, एक बार चेक कर। मैंने बंद किया, हो गया ना, ये देख ले 41 मिनट का हो गया, इसलिए फिर मैंने कहा अब तीसरा बनाती हूँ। क्या क्या हुआ, चला गया?